हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम तनवीर है और तनवीर जी के कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है। जैसे आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है इटली का एकीकरण। अब दो एकीकरण मशहूर हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, एक तो इटली का और एक जर्मनी का। इटली के एकीकरण में तीन लोग हैं भाई। पहला जो व्यक्ति है जिसने एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया वो मैजिनी है, दूसरा कावूर है और तीसरा गैरीबॉल्डी है। इन तीनों को योगदान अपन देखेंगे अभी, मगर उससे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई इटली में के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, क्या किस वजह से इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इन तीनों ने काम किए, वो अपन इस टॉपिक के बाद देखेंगे। जैसे आपको नक्शा दिख रहा है, ये 1815 का नक्शा है और 1815 में एक वियना कांग्रेस हुई थी। उसमें इटली के कई भाग कर दिए गए थे। जैसे जो उत्तरी इटली था वो ऑस्ट्रिया के पास था। ये उत्तरी इटली का इलाका दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रिया के पास था। जो मध्य इटली है, पोप, ये पेपल स्टेट्स कहलाता था और रोम यही था। यहाँ पर पोप का राज्य था, इसे पोप का राज्य कहते हैं। साउथ इटली में, दक्षिण इटली में बूरबन वंश के पास था। तो बहुत ये बटा हुआ था और इन सब का एकीकरण कैसे किया ये मैं आज आपको समझाऊंगा। इससे पहले बाधाएं देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी। तो पहली बाधा आपको दिख रही है जैसे कि इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, वेनेशिया, लोम्बार्डी, पीडमांट, टस्कनी, रोम, नेपल, सिसिली, ये छोटे छोटे राज्य थे और इनमें अभी तक प्रांतीय भावना विद्यमान थी। अब ये प्रांतीय भावना है, ये एक पूरे देश की भावना बन जाए, उसके लिए इन तीनों ने काम किया। तो पहली बाधा ये थी इटली के एकीकरण में कि ये छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे आपस में। दूसरी बाधा दिख रही होगी आपको, वो है ऑस्ट्रिया का मुख्य बाधक था। भाई ऑस्ट्रिया को जब तक निकाला नहीं जाएगा इटली से, इटली का एकीकरण नहीं होगा। अब ये जो उत्तरी इटली का इलाका था ये ऑस्ट्रिया के पास है, तो इसको कैसे निकाला जाए बाहर इटली से? जब तक ये नहीं निकलेगा एकीकरण संभव नहीं था। तीसरी जो बाधा है वो इटली के शासक एकीकरण के विरोधी थे। कौन चाहेगा कि भाई उसकी बादशाह खत्म हो जाए, उसकी सल्तनत खत्म हो जाए? कौन चाहेगा कि उसका राज्य छिन जाए? तो जो शासक थे इटली के, वो इसके एकीकरण में बाधा बने हुए थे। जो चौथा दिख रहा है वो पोप का राज्य भी बाधक था। ये जो पोप का राज्य था, ये वाला पेपल स्टेट जिसे कहते हैं, ये भी मुख्य बाधक था इटली के एकीकरण में। पांचवा जो है वो इटली के एकीकरण में मतभेद था कि भाई इटली का एकीकरण कैसे हो और इटली का एकीकरण हो जाए तो वहां पर क्या लागू किया जाए इटली में। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सबके अलग अलग राय थी। इसमें दो जो है, मैजिनी और गैरीबाल्डी, ये दोनों गणतंत्रवादी थे। ये दोनों चाहते थे कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण हो और वहां गणतंत्र आ जाए। एक और थे संघवादी जिसका लीडर जियोबर्टी था। वो चाहता था कि एक ढीला ढाला संघ बन जाए पोप के नेतृत्व में। और तीसरा जो है काबूर, काबूर ये चाहता था कि संवैधानिक राजतंत्र आए और विदेशी सहायता से आए। हालांकि काबूर का जो सपना था वही साकार हुआ। वो चाहता ये था कि जब तक सार्डिनी और पीडमांड आपको दिख रहे हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री काबूर था और विदेशी सहायता लेकर के ये इटली का एकीकरण करना चाहता था। अभी हम देखेंगे हम इन तीनों का रोल, मैजिनी, काबूर, गैरीबाल्डी का। पहले आपने ये बाधाएं देख ली। अब ये जो नक्शा दिख रहा है आपको इटली का, ये सब में प्रांतीय भावना है, सब अलग अलग राजा हैं। यहाँ पोप है, नेपल्स है, सिसिली है। अब ये जो अलग अलग रोल है इनका, जैसे गैरीबाल्डी है, ये नीस का रहने वाला था। यहाँ पे ये इस साउथ इटली का तो एकीकरण गैरीबाल्डी ने किया।
और उत्तरी इटली का और मध्य इटली का एकीकरण काबूल ने किया। यहाँ जनमत संग्रह हो गया था, मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब अपन आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि भाई मैजिनी, कावूर और गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा है इसमें। ये तीनों ही देशभक्त हैं और तीनों का नजरिया अलग अलग है। अब ये देखते हैं कि मैजिनी ने क्या किया। सबसे पहले देखिए मैजिनी ये जो है मैजिनी, ये एकीकरण की आत्मा कहलाता था। बहुत बड़ा रोल है इसका, सोल ऑफ यूनिफिकेशन कहते हैं इसको। इसी को आध्यात्मिक बल कहते हैं मैजिनी को, इटली का। अब इसने क्या काम किया देखिए, इसने क्या किया था। 1831 में एक संस्था बना ली जिसका नाम था यंग इटली। अब ये यंग इटली, जैसे नाम से पता चल रहा है कि युवाओं में जोश भरने का काम, देशभक्ति का काम मैजिनी का था। इसने किया, ये चाहता ये था कि यंग इटली के माध्यम से जो युवा वर्ग है उनमें देशभक्ति जागृत की जाए। देशभक्ति जागृत हो जाएगी उनमें तो उसका सदुपयोग करेगा वो राष्ट्रवाद में। अब ये जरूरी था ना कि भाई पूरे जो इटली के लोग हैं उनको एक मंच पे लाया जाए और मंच पे ला करके उनमें देशभक्ति की भावनाएं जगाई जाएं और उनको राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए, तभी तो एकीकरण संभव है। तो इसका ये मैजिनी का ये सबसे बड़ा रोल था कि इसने युवा वर्ग में यंग इटली के माध्यम से और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, देशभक्ति का लोगों को पाठ पढ़ाया। अब देखते हैं कावूर ने क्या किया। भाई आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, लंबा टॉपिक है, मैं ब्रीफ में लेने की कोशिश कर रहा हूं इसको। असली रोल इसी का है भाई, कावूर का। ये जो कावूर है एकीकरण का मस्तिष्क कहलाता था। ये दिमाग तो इसी का काम करा है, ब्रेन तो यही है। अब इसने क्या किया ऐसा, देखिए ये कावूर जो है ना वो प्रधानमंत्री था सार्डिनिया पीडमांट का। इसका ये प्रधानमंत्री था और ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया को विदेशी सहायता लेकर के एकीकरण किया जाए। अब इसके लिए क्या करेगा, इसको मजबूत बनाएगा पहले तो पहला काम क्या किया इसने, सार्डिनिया पीडमांट को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। भाई कई बातें क्लियर हो चुकी थी पहले कि भाई जो सार्डिनिया पीडमांट है ना उसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव है। और ये लड़ेगा किससे, ऑस्ट्रिया से लड़ेगा। और ऑस्ट्रिया से लड़ेगा तो उसको आर्थिक रूप से सबल होना चाहिए, उसकी सेना मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वो लड़ाई करेगा। तो इसने सार्डिनिया पीडमांट को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। दूसरा काम क्या किया इसने, इटली के प्रश्न का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये जो कावूर है इसने अब उत्तरी इटली और मध्य इटली, मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तरी इटली में किसका प्रभाव है, वो है ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया को इसने हरा दिया तो उत्तरी इटली का एकीकरण कर लिया। मध्य इटली में भी इसने जनमत संग्रह के द्वारा मध्य इटली को भी एकीकरण, इटली के प्रश्न का अंतरराष्ट्रीयकरण किया ना तो इसने पेरिस सम्मेलन में भाग लिया।
काबूर ने, और इटली की समस्या को वहां बताया। तो उससे दुनिया को पता चला कि क्या दिक्कत चल रही है इटली के साथ। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखिए, इसने एक क्रीमियन वॉर चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध, उसमें इसने 15,000 सैनिक अपने भेज दिए इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए, जबकि इसका सीधा कनेक्शन नहीं था क्रीमिया युद्ध के साथ इटली का, मगर 15,000 सैनिक इसने भेज दिए। अब क्यों भेजे? ताकि ये इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता हासिल कर ले, उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ले, ताकि जब वो इससे लड़े ऑस्ट्रिया से, जब वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ेगा ना, तब ये दोनों इसका साथ दें। और 15,000 सैनिक भेज दिए, और हुआ भी ऐसा। इस 15,000 सैनिक भेजने के बाद जब ऑस्ट्रिया से लड़ा तो इन दोनों ने उसका साथ। अब अपन बात करेंगे, वो तीसरा व्यक्ति है, वो है गैरिबाल्डी। इसका क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में? तो ये जो गैरिबाल्डी है, उसे एकीकरण की तलवार कहते हैं। बहुत बड़ा देशभक्त था ये, और इसने क्या किया, इसने एक दल बना लिया, उसे कहते हैं रेड शर्ट या लाल कुर्ती। अब ये रेड शर्ट की बना करके इसने जो साउथ इटली है, उसमें सिसिली और नेपल्स हैं, इन दोनों को जीत करके और उसको इटली के राजा, जिसका नाम विक्टर इमैनुअल था, उसे सौंप दिया। ये इटली का एकीकरण था, जिसमें ये मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जर्मनी का एकीकरण भी है, वहां पर सिर्फ एक ही आदमी, बिस्मार्क, यहाँ 3 आदमी थे। इनका कंपैरिजन करेंगे दूसरे वीडियो में कभी। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।